चलिए वेदांता की बात करते हैं। वेदांता पे कल मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। 16 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड की घोषणा की है और 27 अगस्त जो है वो इसका रिकॉर्ड डेट है। आज थोड़ा दबाव में है स्टॉक, और दबाव में इसलिए भी है क्योंकि एनसीएलटी को लेके कुछ खबरें जो माफ कीजिएगा, ट्राइब्यूनल को लेके कुछ खबरें जो है वो डीमर्जर को लेके अभी भी इस स्टॉक पे दबाव डाले गए। तो इस लेवल पे वेदांता में क्या करना चाहिए हमको? देखिए, वेदांता चार्ट पे अगर देखेंगे तो मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिखती है। 420 425 का सपोर्ट 3 बार प्रोटेक्ट हुआ है। अपर एंड ऑफ द रेंज 468 470 है, वहां तक चला भी जाएगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको लंबे टारगेट भी मिल जाएंगे 509 के आराम से, और उसके ऊपर के भी टारगेट्स मिलेंगे। बट जैसे एकदम एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट जो होता है, मतलब वेदांता में और टाटा स्टील में एक साथ ब्रेकआउट आया था। वेदांता पे ब्रेकआउट आया था 250 रुपए में, और ये स्टॉक हाई बनाया था 500 रुपए का, यानी डबल हुआ था। और टाटा स्टील 128 में लेके मैंने 160 रुपए में बेचा। तो परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो टाटा स्टील ने परसेंटेज रिटर्न कम दिया था, लेकिन वेदांता ने 100% रिटर्न दिया था। ये दोनों चीज जानते हुए भी मैंने वेदांता नहीं लिया था और मैंने टाटा स्टील ही लिया था। उसकी बेसिक अच्छा। रीजन थी कि जो ये 65-70 रुपए में डीलिस्टिंग कराने की कोशिश की थी और रिटेल को एकदम दिन दहाड़े, जिसको लूट कहते हैं, वो करने की कोशिश की वजह से मैनेजमेंट कंप्लीटली मेरे लिए डाउटफुल हो गया है। तो मैं हमेशा ये ओके। चीज डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैनेजमेंट पे अगर आपको भरोसा है, क्योंकि मैं तो डाउटफुल हूँ उस पे, अगर आपको भरोसा है तो आप वेदांता रख सकते हैं। ऊपर 468 509 दोनों जाएगा और उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बिजनेस इनका बहुत अच्छा है, डिविडेंड जी। रेगुलर देते हैं, सब चीज बहुत अच्छी है। वो जो 70 रुपए में स्टॉक छीनने की कोशिश की गई थी, उसकी वजह से मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे मेरे को बहुत ज्यादा डाउट होता है। और जहां ऐसी चीज हो जाती है, मैं अपना पैसा तो नहीं लगाता हूँ। तो मैं टाटा स्टील में कम रिटर्न पाके खुश था, क्योंकि मेरी कैपिटल सेफ थी। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, ये स्टॉक में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और काफी अच्छा एक वॉल्यूम्स के साथ इजाफा हुआ है। इस स्टॉक पे क्या करना फ्रेश बाइंग के लिए तो आप लेट हैं। 18 दिन में 45.62% चल चुका है। अगर है? है तो प्रीवियस स्विंग आई 220 था, 215 के आसपास कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। आज भी 900% वॉल्यूम राइज है और अच्छा मूव है। तो हम्म। फ्रेश बाइंग तो एकदम लेट है। 45% चलने के बाद तो नहीं बनती है। एग्जिस्टिंग हम्म। ऑर्डर 220 का सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा है। हम्म। आरती जैन का सवाल है, प्लीज मैम मेरा सवाल ले लीजिए। जमुना ऑटो पे उनका सवाल है, वो फ्रेश एंट्री करना चाहती है, क्या करंट प्राइस पे फ्रेश एंट्री बनती है जमुना ऑटो में? जमुना ऑटो में सिमिलर टू आईएफसीआई बन रहा है, जो रिजल्ट के बाद आईएफसीआई में हुआ था वो इसमें बन रहा है। हम्म। आईएफसीआई में 4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आया था तो 50% चला था। इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट के बाद 73.8 मिलियन और 40 मिलियन, यानी लगभग 1.1 बिलियन शेयर की बाइंग हुई है। तो हम्म। अगर इतने बड़े शेयर्स की बाइंग हुई है तो ये इंस्टीट्यूशन ही करेगा, रिटेल तो करेगा नहीं। अगर हम्म। पैटर्न जैसा आईएफसीआई में था वैसा डेवलप हुआ तो मेरे हम्म। इंटरेस्ट में रहेगा, नहीं तो वॉच लिस्ट में तो अभी है ही स्टॉक। हम्म। तो इस बीच में एमएनएम और मारुति दोनों ही डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए, अपोलो हॉस्पिटल्स भी अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और रेलवे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जुपिटर वैगन, आईआरएफसी, इनमें फिर से एक इंटरेस्ट जगह है क्योंकि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हो रही है और नए नए ऑर्डर्स इनको मिलते जा रहे हैं। तो बजट अभी थोड़ा दूर है। रेलवे स्टॉक्स पे इस समय क्या करना चाहिए? क्या कोई रणनीति बना के चलना चाहिए? कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद है? मैं तो कंप्लीटली इनको देखना बंद कर चुका हूँ। सवाल आते हैं तब मैं इन स्टॉक्स को देखता हूँ। जेडब्ल्यूएल में भी कल कुछ अच्छा ऑर्डर मिला था, हम्म। 46.7 मिलियन, 545% वॉल्यूम राइज था, लेकिन हम्म। 362 का रेजिस्टेंस फेल हुआ और वापस नीचे आ गया। तो हम्म। ये सब स्टॉक अच्छी न्यूज पे एक आध दो दिन का मूव देते हैं, तब फिर हम्म। लोग उस पर चढ़ना चालू करते हैं और इंस्टीट्यूशन डंप कर देता है। हम्म। बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था ऑलमोस्ट 649 पे, वहां से मेरा टारगेट था 272 का, कंप्लीट ओके। करके बाउंस बैक दिया 455। उसके बाद हम्म। डाउन को वापस लगभग आई है जेडब्ल्यूएल में 312 तक की। तो बाइंग अप मूव हो गई, बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, डाउन मूव हो गई, डाउन मूव के बाद बाउंस बैक हो गया। इसके बाद हम्म। बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक हो जाते हैं चॉपी। तो मैं अब इन हम्म। पे व्यू नहीं लेना चाहता हूँ। ओवरऑल हम्म। वीकनेस दिख रही है।
363 निकाला तो तेज हो सकता है, नहीं तो 272 आ गया तो बहुत सरप्राइज नहीं है। मेरी तरफ से बाई सेल की कोई सलाह नहीं, किसी भी रेलवे डिफेंस काउंटर में किसी तरह की बाई सेल की कोई सलाह नहीं है। ठीक है, संध्या रानी जी आपसे सवाल पूछ रही है, बोल रही है एनएसडीएल में फ्रेश एंट्री करनी है सर, कहाँ करूँ? जब आईपीओ बेस बन जाए तो उसके ब्रेकआउट पॉइंट पे फ्रेश एंट्री कर लीजिएगा। आईपीओ बेस बनने में कम से कम 8 हफ्ते लगते हैं, और आइडियली अगर बने, थोड़ा सा बड़ा बने तो ज्यादा अच्छा होता है कि बड़ा आईपीओ बेस बनता है, बड़ी मूव आती है। बीकाजी में 6 महीने बना था तो छोटी मूव आई थी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 10 साल का मूव बना था तो स्टॉक 10 गुना चला था। तो जितना बड़ा बनेगा उतना बेहतर है। शिवम पूछते हैं एस्ट्रल में सर क्या करना है, मेरे पास 1644 की खरीद पड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज कहाँ करूँ? तो ये पाइप कंपनी में तेजी तो आ रही है, लेकिन एस्ट्रल में बहुत अच्छी तेजी नहीं दिख रही है। बाउंस बैक 1465 तक हमने डिस्कस किया था, जो ऑलमोस्ट कल हाई बनाया है 1448 का। एक आध दो दिन लगा के 1465 तक बाउंस बैक कर भी सकता है, बट तेजी अगर प्ले करनी है तो फिन पाइप और प्रिंस पाइप, ये दो हमने प्रिंस पाइप तो हमने बाई दिया है, फिन पाइप भी सामने चलते हुए दिख रहा है। दो ही सौदे में, एक 65 लाख का, एक 74 लाख का सौदा सामने सामने हुआ है। तो प्रिंस पाइप और फिन पाइप, इन दो में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों का, वहां ट्रेड करेंगे तो कुछ पैसा बन सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्रिंस पाइप में हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। कल पाइप्स के सभी स्टॉक्स में बड़ी तेजी थी अंशुल, व्हाट वाज द रीजन? रीजन तो मेरे को नहीं पता मैडम, वॉल्यूम आना चालू होता है तो मेरे को दिखने लगता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर रीजन है और बाइंग हो रही है तो मेरी लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि मैं बड़े सौदे देखता हूँ किस स्टॉक में हो रहे हैं। अगर कहीं भी बड़ा सौदा दिखता है तो वो तुरंत मेरी वॉच लिस्ट में आता है। जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, अभी 12:17 42 सेकंड पे सिंगल सौदे में फिन पाइप 10 लाख हुआ है। अगले ही 5-10 सेकंड बाद 30 लाख का वॉल्यूम हुआ है सिंगल सौदा। और अगले ही 4 सेकंड बाद 63 लाख का एक और सौदा हुआ है। यानी 20-25 सेकंड के अंतर में 1 करोड़ रुपए की बाइंग हो चुकी है। तो इस टाइप के बड़े सौदे जब होते हैं मॉर्निंग में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप मॉर्निंग में चलते हैं, तब आप ध्यान रखिए। अब कल ही के शो में जेएम फाइनेंस, कौन सा था, जयकौर, देने के 10 मिनट में 6% चल गया था। यानी 1 साल की एफडी का पैसा आपको 10 मिनट में मिल गया था। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ट्रेड करना है तो सुबह ही करना पड़ेगा। मिड देखिए सर, कुछ बना मेरे तो को मिलेंगे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो आप बताइए कि आप कितने बजे हाजिर होंगे तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, मैं बताइए। तो मैडम 3 कैमरा लगा के 3 जूम लगा दूंगा, मेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा चलिए अगला सवाल लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक में आज भी तेजी है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर ऑल टाइम हाई पे ये कामकाज कर रहा है। एलटीएफ, एलएनटी फाइनेंस के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, और आज के गेनर्स की लिस्ट में एबीएफआरएल भी शामिल है। 7% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो जेएम फाइनेंशियल और एबीएफआरएल दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, एबीएफआरएल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट के बाद कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया तो ये बाउंस बैक में 80 रुपए तक आएगा। आज बड़े ओके। वॉल्यूम के साथ 658% वॉल्यूम राइज है, 56 मिलियन का वॉल्यूम है, 80 रुपए क्रॉस कर रहा है। अगर ये 80 क्रॉस करके टिक जाता है तो 82-86 की जोन में प्रीवियस अर्निंग्स का जो नेगेटिव गैप था वो फिल हो जाएगा। और ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 98 रुपीज जाते हुए दिख रहा है, जिसमें 1.5 साल का समय लगेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर काइंड ऑफ आदमी है तो इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, ये 98 to 100 चला जाएगा। ट्रेडर के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है, जब कंसोलिडेशन 4-5 दिन की आएगी तब बाई करेंगे। जेएम फाइनेंशियल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिस्क फ्री हम सुबह ही कराए हैं 3.5% में, और 203 कुछ का टारगेट हमने दिया हुआ है। आता है तो हम प्रॉफिट बुक करा के एग्जिट करा देंगे, तो हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। 203 रुपए का टारगेट हमने दिया है, बट रिस्क फ्री हो चुके हैं क्लाइंट्स। ओके, हर्षित मंगल का सवाल ले लेते हैं। वो पूछते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, 212 में उन्होंने बाइंग की है, प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये शिपिंग, डिफेंस, इनकाउंटर्स में। बड़े वॉल्यूम से ये चला था 13 जून को, 86 मिलियन का वॉल्यूम था, 1500% वॉल्यूम राइज। उसके बाद से आज तक उसी कैंडल के अंदर काम कर रहा है। यानी जो 86 मिलियन के बायर आए थे उनको कोई फॉलो थ्रू मूव मिला ही नहीं है, वो अभी तक ट्रैप्ड है। 13 जून से लेके आज कितनी 15, 20, 22 अगस्त आ गई है,
तो 2 महीना हो चुका है, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक एक्सट्रीमली साइडवेज है। एक रेंज है 233 ऊपर में, 203 नीचे में, मोस्ट लाइकली नीचे की ही तरफ टूटनी चाहिए, बट अगर ऊपर की तरफ टूटी तो 20-30 रुपए का मूव मिल जाएगा, जिसको प्ले करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। स्वान एनर्जी के स्टॉक को देखिएगा, 480 के आसपास कामकाज कर रहा है, यहाँ भी करीबन 3.5% का इजाफा है। स्वान एनर्जी में भी 325% वॉल्यूम राइज ऑलरेडी हो चुका है, बट एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक जहां था, ऑर्डर ब्लॉक था इसका 499 पे, वहीं से सेलिंग आई है। तो नेक्स्ट लेग में अगर 500 क्रॉस करता है, भले आज करे या 2-4 दिन बाद क्रॉस करे, अगर 500 क्रॉस होता है तो फिर एक गैप फिलिंग एक्सरसाइज चालू होगी 582 तक के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट 500 के ऊपर आएगा। हालांकि आज वॉल्यूम देख के प्रीएम्प्टिव बाई देना चाहिए था 499 तक के लिए, बट समहाउ नहीं मन हुआ तो नहीं दिया। मोनिका मान पूछती है, पीपीएल फार्मा में अब क्या करना है? पीपीएल फार्मा, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 1-2 साल देखने की जरूरत नहीं है, ऑल टाइम हाई के ऊपर बेच लेंगे। ट्रेडर के लिए तो स्टॉक कभी था ही नहीं और आगे भी मेरे ख्याल से कभी होगा नहीं। अमन सराफ का सवाल है, पूछते हैं मैक्स हेल्थ केयर में एंट्री लेवल क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैक्स हेल्थ 1200 का स्टॉप लॉस है, 1500 का टारगेट है, इतना ही मेरे पास है। लॉन्ग टर्म का मेरे को कोई आइडिया नहीं। 1200 कटा तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, नहीं तो फिर जिस भी दिन 1280 1285 निकाला 1500 की तरफ चल जाएगा। अंशुल, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस बाजार में क्या है इस समय? मैं तो मैडम सुबह जिसमें भी वॉल्यूम उठ रहा है उसमें बाई करके फटाफट 3.5% पे रिस्क फ्री होना पसंद करता हूँ, 7% पे एफडी का पैसा मिला तो निकलना पसंद करता हूँ। आज भी हमने 4-5 स्टॉक बाई दिए हैं, जिनमें से 1-2 में रिस्क फ्री हम ऑलरेडी हो चुके हैं। कल भी जेएम फाइनेंशियल बॉम्बे डाइंग दिया था, उनमें भी वही रिस्क फ्री और ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। प्रिंस पाई फैक्ट दिया हुआ है, जेकॉब तो 10 मिनट में टारगेट भी कर गया था। तो स्ट्रैटेजी वही है, सुबह जिसमें वॉल्यूम आ रहा है, ओपन लो है और 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 25-30% अगर सुबह सुबह हो रहा है तो उन स्टॉक्स में बाई करना है। तो मेरी ब्रॉडली आज भी मेरी वॉच लिस्ट थी, आज मेरी वॉच लिस्ट थी 166 स्टॉक की वॉच लिस्ट थी। इनमें जहां जहां वॉल्यूम उठना चालू हुआ वहां वहां बाई देना स्टार्ट करते हैं। तो वो टॉप 5 पे, टॉप 10 पे, बेस्ट पे, ये सब मेरे पास जनरली नहीं होता है। एक स्टॉक जो इस समय आप खरीदने की सलाह देंगे? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेजिलिटी बाई दिया है, उषा मार्टिन बाई दिया है, उषा मार्ट EI होटल बाई दिया है। ये सब स्टॉक देख सकते हैं, इनमें अभी अभी बाई दिया है। बट एक चीज फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जितने अच्छे ब्रेकआउट सुबह आधा घंटे आते हैं, जैसे जैसे टाइम निकलता है ब्रेकआउट की क्वालिटी घटती जाती है। तो अगर आप इस सेगमेंट में प्ले कर रहे हैं, पहला आधा घंटा आपके लिए मेजर होता है, क्योंकि वॉल्यूम वहीं समझ में आता है किस में आ रहा है। फिर डे घंटा वॉल्यूम 200 300 500 1500 जो भी परसेंटेज जाना है, पहले 15 मिनट में 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 25-30% तो हो ही जाना चाहिए। आई गेस सेजिलिटी पे आज किसी बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट भी आई है, राइट? मैं ये ट्रैक नहीं करता मैडम, क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने ट्रैक करके अपने पापा का टाटा मोटर्स बिकवा दिया था। 70 या 80 रुपए के आसपास उनने टाटा मोटर पे सेल दिया था, 20-30 रुपए के टारगेट का। वहीं से 2 रुपए कुछ नीचे लो बनाया था और वहां से स्टॉक भगते भगते 1000 रुपए हो गया था। तो ये सब चीज मैं नहीं देखता हूँ। ट्रू। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है सेजिलिटी की, वो कोटक सिक्योरिटीज की है। उन्होंने टारगेट प्राइस जो दिया है वो 56 रुपए का दिया है। सो 24% अपसाइड के लिए वो रिपोर्ट है। आई एम जस्ट शेयरिंग इट, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। सो अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। देखिए, हमने आपके लिए जो ये प्रोग्राम है 12 बजे का एक्सक्लूसिव कर दिया है फॉर एवरी फ्राइडे। विल बी विद अस एट 12 अलोन, और आपके साथ कोई नहीं होगा। दैट्स ओके? 12 की जगह 12:10 से कर लीजिए मैडम। नहीं तो वो 2 पाटन नहीं सर। चक्की के बीच में गेहूं पिस जाता है, तो मेरी हालत गेहूं वाली कर दी है, बल्कि मैं तो घुन हूँ। गेहूं तो अलग पिस रहा है, मैं घुन पिस रहा हूँ। नहीं सर, हम अपने प्रोग्राम का टाइम चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप 1-2 मिनट लेट आ जाए, बट आई विल हैव यू एट तब 12 तक ओनली। आपको पता है डंडा कहाँ चलाना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अंशु। धन्यवाद। प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अभी तो मार्केट्स जो है दबाव में ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जिन स्टॉक्स पे हमने बात की उस पर आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। बट अपने फाइनेंशियल प्लानर से भी और एडवाइजर से भी राय लीजिएगा निवेश करने से पहले। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं।